हेलो बच्चों, कैसे सभी की सभी। उम्मीद करता हूं सब घर पे एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो यार समय बर्बाद नहीं करते, जल्दी जल्दी से पढ़ाई को ना स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो यार, करंट हम उस चीज को कहते हैं जब भी कोई चीज फ्लो करती है। जैसे जब पानी फ्लो करता है तो हम वाटर करंट कहते हैं, एयर फ्लो करती है तो हम उसे एयर करंट कहते हैं। और जब इलेक्ट्रिक वायर्स में जब कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक वर्ड इलेक्ट्रॉन से डिराइव होकर आया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक बनाया और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। आओ समझाता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर आया कहां से। देखो यार, वायर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वायर के पास अपना खुद का कुछ मास है। यानी 9th क्लास याद आ रही है मास और स्पेस ऑक्यूपाई से। हाँ, वायर एक मैटर है और अगर वायर एक मैटर है तो यार ये जगह ऑक्यूपाई करेगा, मास वास होगा, वो तो ठीक है। लेकिन मैटर है तो वो एटम से मिलके बना होगा। ठीक है सर, अगर वायर एटम से मिलके बना है तो एटम तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल से मिलकर बना है। हाँ सर, अब समझ आ गया। यानी वायर एक मैटर है और मैटर एटम से मिलकर बना होता है। यानी वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते होंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान ये रखना है, इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल चार्ज होते हैं, यानी ये इनसाइड दी वायर मूव करते हैं। लेकिन प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी माने ये मूव नहीं करते हैं, यानी ये रेस्ट पर रहते हैं। अब आओ समझते हैं कि क्या हो रहा होता है। देखो, जब वायर का मान लेते हैं, ये वाला वायर का एंड ए है और इस वाले एंड को बी मान लेते हैं। जब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बना है। यानी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहां पर कैपिटल I करंट का सिंबल होता है और कैपिटल Q चार्ज होता है। यानी सिंबल ऑफ करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, यह ध्यान रखना है। और सिंबल ऑफ चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। देखो यार, चार्ज का फॉर्मूला होता है N इंटू E और चार्ज का सीधा सा मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर के अंदर प्रेजेंट है। यानी चार्ज का मतलब और कुछ नहीं है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर प्रेजेंट है। चार्ज के फॉर्मूले में N इंटू E में ये जो N होता है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा होता है और E चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन को बताता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। कूलम्ब और कुछ नहीं, चार्ज की SI यूनिट होती है। उसी तरीके से करंट की जो SI यूनिट होती है, यानी यूनिट ऑफ करंट को हम एम्पियर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका कैपिटल लेटर A होता है। यानी कैपिटल लेटर A से इसको डिनोट करते हैं और इसको एम्पियर पढ़ते हैं। अब ये समझ लेते हैं, अगर I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T है तो Q का फॉर्मूला N इंटू E है। यानी इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये कहता क्या है वो बात को थोड़ा देखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। यानी किसी वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो बताता है कि उतना ज्यादा ही करंट भी फ्लो करेगा। यानी किसी वायर में जितना ज्यादा चार्ज होगा उस वायर में प्रोड्यूस होने वाला करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। अगर चार्ज बहुत स्पीड में फ्लो कर रहे हैं, यानी बहुत तेजी से A से B की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है चार्ज को A से B जाने में टाइम बहुत कम लग रहा है। कनेक्ट हुआ? अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। बात सही है सर। यही तो बात है कि जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी अगर टाइम बहुत कम लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है और हाई स्पीड से मूव करेगा यानी करंट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और दोनों बातों को अगर हम कंबाइन कर दें तो फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T बन जाता है। और इसीलिए करंट की एक और यूनिट होती है कूलम्ब पर सेकेंड। ये कैसे आई? क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम्ब होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। यानी एक और यूनिट जो होती है करंट की, यानी यूनिट ऑफ करंट में इसको लिख लेना कूलम्ब पर सेकेंड। तो ये दो यूनिट है, एक एम्पियर जिसको A से डिनोट करते हैं और करंट जिसको कूलम्ब पर सेकेंड से डिनोट करते हैं। यानी आप ये समझ गए कि करंट क्या है।
इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं वायर के अंदर तो करंट बनता है। ठीक है सर, लेकिन आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए ना सर, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में एनर्जी देता कौन है? यानी भैया अगर एनर्जी होगी तभी तो मूव करोगे, तभी तो चलोगे फिरोगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जाने में एनर्जी देता कौन है? आइए इस पर बात करते हैं। तो यार जो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे होते हैं वायर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उनको हम और कुछ नहीं सेल या बैटरी कहते हैं। यानी सेल और बैटरी ही वो चीजें होती हैं जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा सके। आइए समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी ये बात क्या कह रहे हैं मैं थोड़ा आपको बताता हूं। जैसे ये एक पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका है? सेल का या बैटरी का। अब सेल को या बैटरी को इस इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा वही और कुछ नहीं है, उस सेल का टर्म पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी सेल का एक कैरेक्टर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब है वो सेल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे तो अभी तो पढ़ के आए ना, करंट ज्यादा बनेगा। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस सेल प्रोवाइड करेगा एनर्जी उतनी ज्यादा मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन जूम करके आगे मूव करेगा। आओ फॉर्मूला समझते हैं। देखो यार, पोटेंशियल डिफरेंस को ना कैपिटल V से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला W अपॉन Q होता है। यहां पर W वर्क है और Q तो अभी बताया ना चार्ज होता है। चार्ज यहां पे कौन सा? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन को कितना काम मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना काम करना पड़ रहा है सेल को ताकि वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा पाए, वही उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी वो सेल उतना ही अच्छा कहलाएगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी वो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएगा। अब यूनिट समझ लेते हैं कि क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। यानी यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यार वोल्ट होता है, और कुछ लोग इसे ना वोल्टेज भी कहते हैं। अब जिसकी जैसी श्रद्धा भावना वो वैसा कहता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने बताया इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट बनता है। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी के वजह से मूव कर पा रहा है वो एनर्जी सेल देती है, और सेल की इसी प्रॉपर्टी को हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यानी उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी अच्छे से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यानी हम ये बोल रहे हैं जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना अच्छा करंट होगा। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन क्या ऐसा सच में है? तो ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि वायर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन और कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब आगे मूव करता है ना तो प्रोटॉन इसके चलने फिरने में थोड़ी दिक्कतें पैदा करता है। आओ इसी दिक्कतों को किस नाम से बोला जाता है वो जानते हैं, और क्या है डिटेल में बात वो समझते हैं। अब उसी दिक्कत को ना यार रेजिस्टेंस वर्ड से जाना जाता है। रेजिस्टेंस का वर्ड का मीनिंग ही रुकावट होता है। और डेफिनेशन से समझते हैं ये डेफिनेशन कहती क्या है। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ मेटेलिक वायर, यानी कोई मेटेलिक वायर जो ऑब्स्ट्रक्शन जो रुकावटें प्रोड्यूस करता है, ऑफर्ड करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ये रुकावटें मिलती किसको हैं? देखो यार, वायर के अंदर चल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन। यानी रुकावटें इलेक्ट्रॉन को मिलती है। इसके वजह से मिलती हैं, वायर में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के वजह से मिलती हैं। यानी अब थोड़ा मैं प्रोटॉन बना लेता हूं और आपको ध्यान से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो यार, जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करना चाहता है, अच्छा अब तो समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन मूव किसकी वजह से कर पा रहा है? सेल जो एनर्जी देता है। ठीक है, यानी सेल ने बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर आगे गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आगे गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आगे गया, और ये यहां से निकल के आगे गया। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन आसानी से आगे जा पा रहा है? नहीं। यहां पर इसके रास्ते के कांटे और कोई नहीं, प्रोटॉन्स होते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करना चाहता है ना तो ये प्रोटॉन से कोलाइड करता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं ना। यानी इलेक्ट्रॉन आगे तो जाना चाहता है लेकिन प्रोटॉन उसको आगे जाने देता नहीं है। यानी इनके बीच में कोलिजन होते हैं। कोलिजन का मतलब ही होता है टकराना। यानी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टकराते हैं यानी कोलाइड करते हैं,
कुछ इसी बात को हम रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो यार, ये जो वायर की मोटाई होती है ना, हम इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, और इस वायर की लंबाई को लेंथ ऑफ द वायर कहते हैं, जिसको स्मॉल एल और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब इन दो बातों को थोड़ा समझाता हूं। अगर मैं वायर को यहां से पकड़कर इधर की तरफ खींच दूं और इस वायर के एंड को यहां से पकड़कर इधर की तरफ खींच दूं, तो अगर मैं दोनों एंड से खींचूंगा तो वायर यहां से पतला होगा और यहां से लंबा होगा, यानी वायर कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा और उसका एक एंड ए और एक एंड बी कुछ ऐसा हो जाएगा। अब खुद सोच के बताइए कि वायर के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस वायर में आसानी से अच्छे से मूव कर पाएंगे या इलेक्ट्रॉन इस वायर में आसानी से मूव कर पाएंगे? आपका आंसर आपको मिल गया होगा कि सर इस फर्स्ट वाले वायर में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एज कंपेयर टू सेकंड वाले में, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कोलिजन सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि अगर रास्ता पतला हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को चलने फिरने में दिक्कत आएगी, और यार इलेक्ट्रॉन के चलने फिरने की दिक्कत को ही तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के, यानी जितना ज्यादा वायर लंबा होगा यानी उतना ही वो पतला होगा, और जितना वायर पतला होगा इलेक्ट्रॉन की चलने में दिक्कत उतनी ज्यादा होगी, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और जितना तार मोटा होगा, यानी रास्ता जितना लंबा नहीं मोटा होगा, वो उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को मूव कर पाएगा, यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि अगर रास्ता मोटा होगा यानी तार मोटा है, यानी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करने का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम है, यानी रुकावटें इलेक्ट्रॉन को चलने फिरने में कम है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर मैं इन्हीं दोनों बातों को कंबाइन कर दूं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाता है। रेजिस्टेंस एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसे हम मटेरियल ऑफ द वायर कहते हैं, और मटेरियल ऑफ द वायर की प्रॉपर्टी को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। अभी मैं आगे समझाऊंगा ये रेजिस्टिविटी क्या है। अभी मैं ये बता देता हूं कि रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से बनाते हैं, और इसको पढ़ते हैं हम RHO यानी रो। ये ध्यान रखना है, यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहां पे वो कांस्टेंट रेजिस्टिविटी होती है, इसको स्मॉल ऐसे करके बनाते हैं, यानी रो L अपॉन A, यानी रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। यानी आप ये समझ गए रेजिस्टेंस ऑफ द वायर लंबाई पे डिपेंड करता है, मोटाई पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और किस मटेरियल का वो वायर है उस पे डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द वायर को रेजिस्टिविटी से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल रो होता है। अब आगे समझते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है क्या। आइए अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखो यार, मैंने 3 वायर का एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक मटेरियल लिया है आयरन का, दूसरा मटेरियल लिया है कॉपर का, और तीसरा वाला सिल्वर का। आपको देखते ही पता चल गया, हाँ सर सिल्वर वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, यानी यहां इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करेंगे। आपको पता चल गया सर मैं इसको 2 स्टार दूंगा, इसमें सिल्वर के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होती है, और आयरन वाले को सिर्फ 1 स्टार, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कम फ्लो होगी। अच्छा, यानी आप जब मटेरियल के ऊपर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो या डिस्क्रिमिनेट कर दे रहे हो, अलग अलग कर दे रहे हो कि भाई कौन सा वाला वायर कितना अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, ये वायर की इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। आपने ये थोड़ी बोला कि सर कौन सा मोटा है, कौन सा पतला है, कौन सा क्या है। आपने बोला सर सिल्वर, सिल्वर मतलब बेस्ट कंडक्टर, कॉपर, कॉपर मतलब बेटर कंडक्टर, आयरन, आयरन मतलब बैड कंडक्टर। यानी आपने ऑन द बेसिस ऑफ उनके मटेरियल ये बता दिया कि ये अच्छा करंट प्रोड्यूस करेंगे या नहीं अच्छा करेंगे, वो उनका प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को हम उनकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। लेकिन अगर आप वायर की लेंथ के साथ छेड़खानी कर दोगे, जैसे अगर आप आयरन के वायर को थोड़ा मोटा बना दोगे, तो हाँ आयरन की वैसे तो कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर आप आयरन को मोटा कर दोगे तो अब उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेंगे, तो हो सकता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी फ्लो हो। अगर आप उसी के मुकाबले कॉपर के तार को एकदम पतला बना दोगे, तो भाई वैसे तो कॉपर बेटर कंडक्टर होता है आयरन से, लेकिन अगर कॉपर के तार को आपने बहुत पतला कर दिया तो कॉपर के तार के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, जिसके वजह से कॉपर की कंडक्टिविटी घट जाएगी। लेकिन
इसी बात को इसी बात को हम रेजिस्टेंस कहेंगे। यानी रेजिस्टिविटी क्या है? जब हम मटेरियल के बेसिस पे ये बताएं कि कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है, दैट मींस वो उसकी रेजिस्टिविटी है। यानी अगर मैंने बोला सिल्वर, दैट मींस बेस्ट कंडक्टर, लेकिन अगर मैं उसके वायर के साथ छेड़खानी कर दूं तो उसका क्या चेंज होगा? रेजिस्टेंस चेंज होगा, यानी रुकावट पैदा करने की कैपेसिटी चेंज होगी, लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी पूछोगे वो यही बोलेगा भाई सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अब तुम उसके साथ लंबाई मोटाई छेड़खानी करोगे तो वो उसका रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो। यानी हम किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं, यह ध्यान रखना है। एक एग्जांपल से और समझाता हूं। अब यहां देखिए, मैंने कॉपर के तार में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाए और ये वाला जो कॉपर का तार जिसको मैंने पतला कर दिया था उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनाए। ध्यान से देखना यार, मैंने बोला कॉपर के तार में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो कोलिजन होगा 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन के बीच, वो तो हमेशा सेम होगा ना। चाहे आप कॉपर के तार को इस फॉर्म में रखो, चाहे उसको खींच के लंबा कर दो, दोनों में ही मेरे भाई, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा तो सेम है। यानी उसकी जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की टकराने की, वो सेम है। लेकिन अगर मैंने उसकी लंबाई के साथ छेड़खानी कर दी तो अब इस तार के मुकाबले इस तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी मैंने रेजिस्टिविटी नहीं चेंज की, मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ छेड़खानी थोड़ी कर पाऊंगा मैं। यानी मैं उसकी रेजिस्टिविटी, उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता हूं। यानी मैं रेजिस्टिविटी के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं कर सकता हूं, रेजिस्टेंस के साथ कर सकता हूं। रेजिस्टेंस मतलब जिसकी लेंथ और एरिया को चेंज किया जाए। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच अपोजेस फ्लो ऑफ अ चार्ज, यानी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि यह बताती है कि कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या कितनी मुश्किल से करेंगे, वो रेजिस्टेंस है। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, यानी रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि यह बताती है विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी रेजिस्टिविटी ही बता रही है कि कितना रेजिस्टेंस होगा। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा उस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा। अच्छा, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, यानी रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल पे। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है। इसकी एसआई यूनिट ओम होती है, इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। कैपिटल आर से रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, रो से, इस सिंबल से हम रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं। आइए अब समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। देखिए लिखा है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यानी कितना करंट कंडक्टर से फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस इट। यही तो अभी हमने पढ़ा कि जितना अच्छा बैटरी का यूज करोगे वो जितनी अच्छी करंट प्रोड्यूस करेगा, यानी वो उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन अगर करंट ज्यादा तो बनेगा अगर बैटरी अच्छी है, लेकिन करंट एक और बात पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कैसा है, यानी वायर कौन से मटेरियल का आप यूज कर रहे हो। यानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ओम्स जी ये कह रहे हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, यानी कोई सेल जितनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन उतनी हाई स्पीड और उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेंगे। और करंट कितना बनेगा वो वायर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, क्योंकि रुकावट जितनी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इन दोनों बात को कंबाइन करूं तो इसका फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जा रहा है। और इसको थोड़ा और ढंग से लिखें तो V इज इक्वल्स टू आई आर मैं लिख सकता हूं, क्योंकि R यहां डिवाइड से मल्टीप्लाई जाएगा। यानी ये और कुछ नहीं, ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन है। ये पेपर में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। आइए अब समझते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। देखो बेटा, जब रेजिस्टर्स को हम एक ही तार में जोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और जब रेजिस्टर्स को हम अलग अलग तारों में जोड़ते हैं तो हम उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। समझते हैं थोड़ा डेफिनेशन से और डिफरेंस भी समझ लेते हैं लगे हाथ। लिखा है द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, एक सेकेंड, ये फ्लोज ऐसे होगा, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ऑल एप्लियंसेस इज सेम, यानी जितना भी करंट फ्लो होता है वो सभी एप्लियंसेस के पास का सेम होता है। अगर मैं ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो करंट यहां गया वही करंट यहां गया, वही करंट इस रजिस्टर के पास गया और ये वापस आ गया। यानी एक ही तार में करंट फ्लो होता है, यही कारण है कि सभी एप्लियंसेस को करंट सेम मिलता है।
लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो लिखा है द करंट डिवाइड्स एट ईच एप्लियंसेस, यानी सभी को करंट सेम नहीं मिलता है, क्योंकि अगर मैं इसको यहां से एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं इस चीज को कुछ ऐसे, और यहां पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जो करंट ऐसे गया वो ऐसे गया यहां पहुंचा, लेकिन अगर इस पॉइंट पर जैसे ही करंट पहुंचेगा तो कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां जाएगा, फिर कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ यहां, यानी पूरे सर्किट में करंट डिवाइड हो जाता है क्योंकि सभी रेजिस्टर अलग अलग तारों में लगे रहते हैं। अगला पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड एट ईच एप्लियंसेस। ये ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एप्लियंस यानी हर रेजिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी V डिवाइड होगा, हर रेजिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। दूसरी बात, इफ वन कंपोनेंट ब्रेक डाउन द होल सर्किट विल बर्न आउट, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक एप्लियंसेस भी ब्रेक हो जाता है तो उसके वजह से सारा का सारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और अगर पैरेलल की बात करें तो अदर कंपोनेंट आसानी से फंक्शन करेंगे, अगर एक भी कंपोनेंट ब्रेक हो जाता है तो, यानी एक कंपोनेंट बिगड़ने से पूरे सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह ध्यान रखना है। लेकिन सीरीज और पैरेलल में यह ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। अगर मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो किताबों में आपने देखा है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, प्लस डॉट 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 डॉट। और किताबों में आपने यह भी देखा है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल में अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 डॉट। यानी अब ये फॉर्मूलाज डिराइव कैसे होते हैं, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। आओ वन बाय वन समझते हैं। देखो यार, ये वाला एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज क्यों बोला? क्योंकि एक ही तार में सारे रेजिस्टर जुड़े हैं। और ये वाला एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्योंकि अलग अलग तार में रेजिस्टर जुड़े हुए हैं। अब मैंने अभी आपको जब पढ़ाया तो दो बातें बताई। सीरीज मतलब करंट सेम पोटेंशियल डिवाइड, सीरीज मतलब करंट सेम पोटेंशियल डिवाइड। तो करंट यहां से निकला वो यहां गया, और वही सेम यहां गया, वही सेम यहां गया, वही सेम यहां गया, वही वापस लौट के बैटरी में वापस आ गया, यानी कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझा दूं, V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला आपको याद है जो कि ओम जी ने हमें दिया था। अब ये रूल कैसे लगाना है वो थोड़ा समझना। देखो, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो जो चीजें अभी मैं आपको सिखा रहा हूं वो आप न्यूमेरिकल में भी लगाएंगे। कैसे? देखिए, यहां पर सबसे पहले इस रेजिस्टर के पास आप आ जाओ। अब आपको यह पता करना है, आप मेरे साथ मुझे बताओगे कि इस रेजिस्टेंस 1 के पास, यानी रेजिस्टर 1 के पास कितना रेजिस्टेंस है? R1 है। सर इसके पास वोल्टेज कितना है? कुछ V1 होगा। अगर बैटरी का टोटल वोल्टेज V है तो उस टोटल वोल्टेज का कुछ हिस्सा इसके पास गया। और सर कितना करंट गया? I करंट गया, क्योंकि करंट तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। अच्छा, अब इस वाले रेजिस्टर के पास आओगे आप, आपसे मैं पूछूंगा कितना करंट गया, आप बोलोगे सर सेम करंट गया। क्या बात करते हो, वही तार है। लेकिन इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा। हर रेजिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ध्यान रखना है। अब इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V3 होगा। और करंट कितना होगा? I होगा। सर बात सही है। अब कैसे लिखेंगे थोड़ा देखना। सबसे पहले मैं लिख सकता हूं V1 इज इक्वल्स टू IR1। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी पहले वाले रेजिस्टेंस के पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? उधर के पास वोल्टेज V1 है, रेजिस्टेंस R1 है, करंट I है। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरे वाले के पास सर पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, करंट I है, लेकिन रेजिस्टेंस R2 है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अच्छा सर, तीसरे वाले के पास सर पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, करंट I है, रेजिस्टेंस R3 है। अब क्या करें सर? इसके बाद ना एडिंग 1 2 3 कर दो, तीनों को ऐड कर दो, यानी एडिंग 1 2 एंड 3 कर देते। अब ध्यान से देखना भाई, अगर मैं V1 और V2 और V3 को जोड़ दूं, इक्वल में I को कॉमन ले सकता हूं ना, तो अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट में बंद। अच्छा यार, V1 प्लस V2 V3 तीनों वोल्टेज को जोड़ देंगे तो टोटल वोल्टेज आएगा ना। टोटल वोल्टेज क्या है? V है, यानी V इज इक्वल्स टू I
ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब अगर I यहां मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में, यानी V अपॉन I इज इक्वल्स टू में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ यार, ये V क्या है? V मतलब सर वोल्टेज है। कैसा वोल्टेज है सर? टोटल वोल्टेज है। I मतलब क्या है सर? I मतलब टोटल करंट है। तो अगर टोटल वोल्टेज है और टोटल करंट है तो V अपॉन I इसको चेंज करूं, याद रखो V अपॉन I इज इक्वल्स टू क्या होगा? R। यानी अगर टोटल वोल्टेज को मैं टोटल करंट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट आएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूं RS इज इक्वल्स टू में R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी RS और कुछ नहीं, ये टोटल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN, यानी ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज का। कुछ इस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब आइए सीखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होता है। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में यह समझा कि पैरेलल वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें करंट डिवाइड होता है लेकिन वोल्टेज हर एप्लियंस या हर रेजिस्टर के पास सेम रहता है। यानी अगर मैं बात करूं, इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, फिर यहां पे करंट एंटर करा, फिर यहां पर, यानी इस पॉइंट पर करंट डिवाइड होना चाहेगा क्योंकि तार अलग हो गए हैं। यानी कुछ करंट यहां पर जाएगा, कुछ करंट यहां पर जाएगा और कुछ करंट यहां पर जाएगा। पहले वाले वायर में जो करंट जा रहा है मैं उसे I1 से डिनोट करूंगा, दूसरे वाले में जो करंट जा रहा है हम उसे I2 से डिनोट करेंगे और तीसरे वाले में I3 से डिनोट करूंगा। लेकिन R1, R2 और R3 के पास का जो वोल्टेज होगा, यानी सेल का जो वोल्टेज V होगा, वो सबको इक्वली मिलेगा। यानी अगर सेल का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो सबको 10 वोल्ट ही मिलेगा, ये ध्यान रखना है। अब ये डेरिवेशन करेंगे कैसे, मैं उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं। अगर आप सीरीज को नोटिस करो, यहां पर आ जाओ, अगर आप सीरीज वाले में नोटिस करो तो मैंने V1 की वैल्यू निकाली, V1 यानी वोल्टेज की वैल्यू निकाली। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है, यानी मैं ये कह रहा हूं कि हम उस चीज के हेल्प से डेरिवेशन करेंगे जो चीज डिवाइड होगी। जैसे सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है तो मैंने वोल्टेज का वैल्यू निकाला। पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है तो मैं करंट की वैल्यू निकालूंगा। परेशान मत हो, मैं आपको बताता हूं। देखो यार, अगर फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR होता है तो यहां से करंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। बात तो सही है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू करंट। ये ध्यान रखना है आपको। अब आइए देखते हैं कैसे करते हैं। यहां देखो, अगर मैं पहले वाले वायर की बात करूं, इस वाले वायर की बात करूं, तो इस वाले वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सर बोलोगे V होगा, तो इसको मान लेंगे V। लेकिन रेजिस्टेंस कितना होगा? अपॉन में R1 होगा। और इसी वायर का करंट कितना है? यानी I1 है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ध्यान रखना, जो चीज डिवाइड होगी उसकी वैल्यू निकाल, जैसे यहां करंट डिवाइड होता है तो हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसी तरीके से R2 यानी इस वाले वायर में वोल्टेज कितना होगा? कैपिटल V, सेम मिलता है, रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा और करंट इस वाले वायर को I2 मिल रहा है, यानी कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब तीसरे वाले वायर की अगर मैं बात करूं तो इसमें वोल्टेज सेम है लेकिन रेजिस्टेंस R3 हो गया और करंट I3 हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, तीनों को नॉर्मली जैसे उसमें किया वैसे ही इसमें ऐड कर देंगे, यानी एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3। जैसे तीनों को आप ऐड करोगे तो यार देखो V कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, यानी V ब्रैकेट में निकालेंगे और यहां लिखेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और यहां पर आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, I1 प्लस I2 प्लस I3 है क्या? ये टोटल करंट है जो कि सेल से निकल रहा है और बाद में जाके डिवाइड हो रहा है, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 को मैं टोटल करंट I लिख सकता हूं। V को V एज इट इज लिख दिया और बाकी चीजों को एज इट इज उतार लिया, यानी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए कैसे करेंगे। देखो यार, यहां पर V मल्टीप्लाई में है
तो इज इक्वल्स टू के उधर डिवाइड में हो जाएगा। यानी किस तरीके से लिखेंगे आइए दिखाता हूं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं, एक सेकेंड, यहां देखना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा यार I/V। अब आप कंफ्यूज होंगे I/V क्या होता है, आओ समझाता हूं। देखो इधर, यहां देखो भाई, यहां देखो, यहां देखो, अगर मैं इसकी बात करूं V/R क्या होता, अरे सॉरी एक सेकंड, V/I को मैं लिख सकता हूं R। अरे भाई I इधर मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में हो गया। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मैं I/V लिख सकता हूं, और R/1 होता है ना भाई, हर नंबर के नीचे 1 होता है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/R, यानी I/V की जगह मैं 1/R लिख सकता हूं। यह मैं आपको समझाना चाहता हूं, यानी I/V की जगह मैं 1/R लिख दूंगा। और ये 1/R क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि ध्यान रखना हमेशा न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा ये कैपिटल I किस चीज को डिनोट कर रहा है सर, ये टोटल करंट को डिनोट कर रहा है। ये कैपिटल V किस चीज को डिनोट कर रहा है सर, ये कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। तो भाई इसके द्वारा जो निकलने वाला रेजिस्टेंस होगा वो भी तो टोटल होगा, यानी 1/RP की वैल्यू आ गई। यानी ये फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कुछ इस तरीके से लिख देंगे। और इसका अगर जनरल फॉर्म लिखना चाहे तो हम लिख देंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn, यानी कुछ n नंबर तक हमने रेजिस्टर को जोड़ा तो उसका फॉर्मूला होता है 1/RP। यानी ये इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल बहुत बार पूछा जाता है कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आइए अब समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखो यार डेफिनेशन लिखी है, व्हेन द कंडक्टर ऑफर्स रेजिस्टेंस, यानी जब कोई कंडक्टर यानी वो चीज जो करंट को कैरी कर रही है, यानी जब कोई कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो में, तो द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कितना काम इलेक्ट्रिक करंट को करना पड़ता है, इन ओवरकमिंग दिस रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यानी बात क्या कहना चाहता है वो मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है, सपोज ये वायर AB है जिसको मैंने यहां से कुछ ऐसे एक सेल से कनेक्ट कर दिया। अब यार सेल का काम क्या है सर, सेल का काम है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना। जैसे ही मैंने सेल से कनेक्ट किया तो सेल ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन जूम करके आगे भागना चाहते हैं, लेकिन भैया जितना ये आगे भागना चाहते हैं भाग पाएंगे नहीं, क्योंकि प्रोटॉन्स की वजह से ये कोलाइड करेंगे। और जब कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन का ना माथा थोड़ा गर्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना आगे चाहता है लेकिन प्रोटॉन आगे जाने देना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से गर्मा गर्मी होगी। और इसी गर्मा गर्मी को ना हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये गर्मा गर्मी होती क्यों है, क्योंकि जो काम इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल जाती है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा वाला सीन क्रिएट हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जब कोलाइड करता है तो हीट रिलीज होती है, उसी चीज को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट प्रोड्यूस, यानी कितनी हीट वायर के अंदर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के स्क्वायर के। दूसरी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, कोलिजन उतना ज्यादा, टकराना जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का माथा उतना गर्म, तो हीट उतनी ज्यादा मेरे भाई, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अच्छा, जितने टाइम तक ये कोलाइड करेगा, खुद सोचो यार, आप एक रोड पे जा रहे हो, बहुत जाम लगा है, अब वो जाम पहले 1 घंटे तक लगा था, बढ़कर 2 घंटे तक आप उसी जाम में फंसे हुए हो, फिर 3 घंटे तक, यानी जितने लंबे समय तक आप टकरा के आगे बढ़ोगे, जाम में फंसे रहोगे, तो माथा उतना ही गर्म होगा ना। वही चीज है, जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन टकराएगा, जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस फेस करेगा, उतना ज्यादा हीट निकलेगी। यानी heat is directly proportional to the time required by the electron to flow from one end to another end। यानी ये 3 बात को अगर मैं कंबाइन कर दूं थोड़ा, तो क्या फॉर्मूला आएगा, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यानी ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या है। देखो यार, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड विद इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक पावर और कुछ नहीं, एक एप्लियंस की वो क्षमता होती है कि वो एप्लियंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितनी एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम कर रहा है। यानी पावर ऑफ एप्लियंस डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितने टाइम में कंज्यूम कर रहा है। यानी पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम होता है। देखो यार, कोई भी एप्लियंस उतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा जितना वो वर्क करेगा। क्या मेरी बात समझ आई? अरे भाई, आप में जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो काम करोगे ना। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वैसे ये 9th की बातें थी, इतने तो आना चाहिए। अब वर्क थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कहां है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस में आपने देखा था। चलो मैं एक बार फिर से यहां लिख देता हूं। आपने ये पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन क्यू होता है, यानी चार्ज होता है। यानी किसी चार्ज को लाने में सेल को कितना काम करना होता है वो V होता है। फिर आपने ये पढ़ा I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। फिर आपने ये पढ़ा V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अब इन्हीं तीन बातों का यूज करके अलग अलग पावर के फॉर्मूलाज निकालते हैं। यार मैं पावर को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, वर्क इंटू 1 अपॉन टाइम। एक सेकेंड, वर्क इंटू 1 अपॉन टाइम। भाई कोई नई चीज तो करनी थी, वर्क इंटू 1 अपॉन टाइम ही तो लिखा है। अब मैं वर्क का वैल्यू यहां से पुट करूंगा। अगर मैं यहां से वर्क का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो उसको मैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज लिख सकता हूं। यानी वर्क की जगह V इंटू क्यू इंटू 1 अपॉन टी लिख सकता हूं। अरे भाई, वर्क की जगह मैंने पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज लिख दिया और इंटू में 1 अपॉन टी। और अगर मैं इसको थोड़ा और चेंज करके V इंटू क्यू 1 जा क्यू अपॉन टी लिख सकता हूं। अगर मैं Q अपॉन टी की बात करूं, ये तो हमने सीखा है सर, चार्ज अपॉन टाइम मतलब करंट होता है। यानी V इंटू आई फॉर्मूला आ गया पावर का। यानी अगर पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकालना होगा तो कुछ इस तरीके से आप निकालेंगे। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगर मैं इसी में चेंज करता जाऊं, यानी पावर का फॉर्मूला V इंटू आई आया है। अगर मैं यहां पे V रिप्लेस कर दूं, यानी अगर क्वेश्चन में आपको V नहीं दिया है तो V हटा दो। V का फॉर्मूला होता क्या है? आई आर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम आई आर भी लिख सकते हैं। यानी आई आर इंटू आई हो जाएगा और आई मल्टीप्लाई होके आई स्क्वायर होंगे। यानी पावर का एक और फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। अगले फॉर्मूले पे बात करते हैं। अगर मैं P का दूसरा फॉर्मूला फिर से इसी से डिराइव करूं, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई से, इस बार मैंने V को रिप्लेस किया था, अब की बार मैं I को रिप्लेस करूंगा। अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूं तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू आई लिख सकता हूं, क्योंकि R मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड हो जाएगा। यानी पावर इज इक्वल्स टू V इंटू V अपॉन R। अगर मैं दोनों की बात करूं तो V इंटू V स्क्वायर अपॉन R होता है। यानी पावर का एक और फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन आर है। यानी ये जो चार फॉर्मूले आपने पढ़े कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी इंटू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल्स टू वी आई, फिर आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर, ये चारों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले न्यूमेरिकल करते वक्त आपकी हेल्प करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब लास्ट में कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझ लेते हैं। देखो यार, मैंने अभी आपको पावर का फॉर्मूला पढ़ाया कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है या एनर्जी अपॉन टाइम होता है। अगर मैं यहां से आपको बताऊं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो, तो यहां से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला ये बना लोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ये ध्यान रखना, जब भी आपको कमर्शियल पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी निकालने के लिए आएगा तो पावर की यूनिट किलो वॉट में रखोगे। वैसे तो पावर की यूनिट वॉट होती है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब कमर्शियल एनर्जी निकालोगे, कमर्शियल पर्पस पे निकालोगे तो किलोवाट रखोगे और टाइम को आर में रखोगे। यानी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी किलोवाट आर। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो किलोवाट आर भी होती है और जूल भी होती है। लेकिन किलोवाट आर कब यूज करोगे? जब कमर्शियल पर्पस पे होगा। जब नॉर्मल पर्पस पे होगा तो आप जूल पर बात करेंगे। अब आप ये भी समझ लेते हैं कि 1 किलोवाट आर में कितने जूल होते हैं, क्योंकि कभी कभी कन्वर्जन के लिए पूछ लिया जाता है। तो 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। इसको भी अपने नोट्स में आपको लिख लेना है। यानी जब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आएगा तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। अब कभी कभी आपसे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आ जाता है, तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर यूनिट, यानी गवर्नमेंट एक यूनिट पर कितना चार्ज करती है।
यानी यूनिट क्या होता है? एक यूनिट का मतलब ही होता है 1 किलोवाट आवर। देखो आपके घरों में जो बिजली आती है, हम बोलते हैं 200 यूनिट बिजली आई है, 300 यूनिट, वो नॉर्मल भाषा में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूनिट बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम उसे किलोवाट आवर पढ़ते हैं। यानी एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर की बात होती है। तो कॉस्ट पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट, यानी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, यह ध्यान रखना है। यानी अगर आप टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यह ध्यान रखना है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब फटाफट से इन फॉर्मूलाज को आपको एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।